अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की जो हमारी माइक्रोटिक की थर्ड क्लास है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरफेस की बेसिक सेटिंग्स के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे अक्सर लोग जिन कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं कि हमें ब्रिज बनाना चाहिए या हमें डायरेक्ट अपना इंटरफेस जो है वही इसको असाइन करना चाहिए। इस चीज़ के हम बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे हम सर्वर को किस तरह से महफूज कर सकते हैं, और हम अपने सर्वर को किस किस तरह से ओपन कर सकते हैं और किस तरह से हमें अपने सर्वर को एक्सेस नहीं करना चाहिए। सर्वर में यूज़र बनाना और उनके रूल मंतखब करने के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आईपी एड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। ये ज़्यादा डिटेल से नहीं हम बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत तफसीली मौजू है और इस पर एक अलग से वीडियो बन चुकी है। और डोमेन नेम सर्वर के बारे में बात करेंगे, और एक हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है जो अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट का होता है डीएनएस का, वो हमें अनेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यूडीपी या टीसीपी में जो हमें डीएनएस में जो हम यूडीपी यूज़ करते हैं उसके साइज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने सर्वर को ओपन करते हैं और उसको हम रन करते हैं। अभी इस टाइम हम जिस सर्वर को रन कर रहे हैं इस पे आ जाते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने इसमें एक आईपी एड्रेस ऐड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा उसका तरीकाकार कि हमने आईपी एड्रेस को कैसे ऐड करना है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप भूल गए हों तो हम इसको प्रिंट की कमांड से डिस्प्ले कर सकते हैं कि इस टाइम हमारे पास कौन सा आईपी है। तो आईपी मैंने विनबॉक्स पे भी एक तफसीली वीडियो बनाई है कि हम विनबॉक्स के ज़रिए से किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कमांड लाइन के ज़रिए से हम इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के लिए आप ये मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये विनबॉक्स की फुल इंट्रोडक्शन है, और जो कमांड लाइन के ज़रिए से इसको कॉन्फ़िगर करने की वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। तो इसलिए हम उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अभी हमें एक टूल चाहिए विनबॉक्स। तो विनबॉक्स हमने पहले चूँकि डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसको हम ओपन करते हैं और अपना जो आईपी था हमने इंटरफेस का वो इसमें हम इंटर करते हैं। आप इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनी हुई है, आप किस तरह से इसमें मसले मसाइल जो विनबॉक्स में आपको आ सकते हैं उनके लिए, तो आप वो देख लें। तो यहाँ पर मैंने वो आईपी लगाया, और जो मेरा यूज़र नेम था जो मैंने लॉगिन करते वक्त दिया था वो मैंने लगाया, और पासवर्ड मैंने अभी तक कोई सेट नहीं किया, तो पासवर्ड मैं वो लगाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इसके साथ जी कनेक्ट होने से इनकारी है, तो उसकी वजह हमें ये मालूम होती है कि हमने अपने वाईफाई को कनेक्ट नहीं किया हुआ। अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये देखें। अच्छा, तो अभी जब आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहले ये आपके पास लाइसेंस की डिमांड करेगा कि आपने अभी तक लाइसेंस नहीं दिया। तो लाइसेंस के बारे में भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियोस में आ जाएं आप, मोहम्मद और ये यहाँ पर पड़ी है माइक्रोटिक कमांड लाइन इंटरफेस, और एक्टिवेट माइक्रोटिक राउटर विद लाइसेंस, और विनबॉक्स का जो फुल इंट्रोडक्शन है, तो ये आपको यहाँ पर पहले से मिल जाएगा। अभी हमने नेक्स्ट जो बात करनी है वो हमने इंटरफेस की बेसिक सेटिंग के बारे में बात करनी है कि हम इंटरफेस की जो बेसिक सेटिंग है उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने इंटरफेस में आना है, यहाँ पर आपके पास जितने भी लैन कार्ड लगे हुए हैं वो आपके पास शो हो रहे होंगे, जितने भी लैन कार्ड हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक है तो एक शो हो रहा होगा, और अगर आपके पास स्विच है या आपके पास राउटर है उसमें जितने 10 लैन कार्ड हैं, 12 लैन कार्ड हैं, तो वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो आपने सबसे पहले अगर तो करना है, आप उनको अपना नाम भी दे सकते हैं, जिस तरह मैंने इसको वैन दिया, या मैं इसको इनपुट का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा लैन कार्ड है ये बेसिकली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। जो मेरा वैन है तो इसको मैं इंटरनेट इनपुट का नाम दे देता हूँ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोड बैलेंसिंग करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास बैकअप पे पड़ा हुआ है कोई, तो मैं उसके याद रखने के लिए मैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो कमेंट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर कमेंट भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर लिख दूँगा DSL, या कोई भी आप अपना जो निशानी रखनी चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं।
तो यहाँ पर आर्प रिक्वेस्ट के बारे में एक बहुत ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें आर्प रिक्वेस्ट काम कैसे करती है और ये इसका क्या तरीकाकार होता है। अच्छा, अभी आपके पास ईथरनेट में आ जाएं, तो अगर आपके पास इसका बिलो वर्जन है तो आप उसमें देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 1 गीगाबाइट और 110 MBps का ऑप्शन होगा। तो आपने उसको 1 गीगाबाइट पे करना है। तो अभी भी यहाँ पर आप देखें, मेरे पास ये इसका एडवर्टाइजिंग मोड था, ये अभी फुल नहीं था। तो ये फ़्लो कंट्रोल है और ये जो RX है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन सारी चीज़ों की, ये लूप को अवॉइड करने के लिए बेसिकली होता है आपके नेटवर्क में। और उसके बाद हमारे पास स्टेटस होता है कि हमारा लैन कार्ड का रेट क्या है। ये देखें, इस वक्त 1 गीगाबाइट है और ये इसका लिंक अप टाइम है और इसका लिंक डाउन टाइम, अगर ये लिंक डाउन होता है। तो इसके बाद ये ट्रैफिक है कि ये कितनी ट्रैफिक को इस टाइम ये पास कर रहा है, और इसका सारा स्टैटिक जितना भी है इसका स्टेटस वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होगा। उसके बाद इंटरफेस में ये होता है कि आपके पास जितनी भी वीलैंस बनी हुई हैं, ये वो हर चीज़ आपके पास यहाँ पर शो हो रही होती है। लेकिन ईथरनेट में आपके पास जो भी फिज़िकली इनपुट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं। तो आप अगर इसको यहाँ पर अगर आपने PPU कनेक्शन जो अनेबल की हुई हैं या आपने वीलैंस बनाई हुई हैं, यहाँ से वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे, तो वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं आपके पास लैन कार्ड के समेत। और अगर आपके जो जितने भी फिज़िकल पार्ट्स हैं, लैन कार्ड्स हैं, वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हमारा एक होता है कि हमें ब्रिज रूल्स बनाने चाहिए या वैसे ही हम अपने लैन कार्ड को, असल में ऐसा होता है कि ये आपका मैक एड्रेस वगैरह जो होता है ना, अगर आप इसको यूज़र के साथ कनेक्टिविटी करवाएंगे तो ये रियल IPs वगैरह आपके शो कर रहा होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर ब्रिजिंग का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर एक ब्रिज भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी से मैक एड्रेस दे सकते हैं, MTU डिफ़ाइन कर सकते हैं, STP, ये वो जितने भी दूसरे रूल्स हैं ये हम सारे आगे पढ़ेंगे, तो तब हम इन चीज़ों की बात करेंगे। अभी हमें सिंपल ये देखना है कि हम इसको ब्रिज के बगैर अपने नेटवर्क को चला कर देखेंगे और ब्रिज पर हम अपने नेटवर्क को चला के देखेंगे, और फिर हमें इन सब चीज़ों में जो डिफरेंस है वो हमें बेहतर तरीके से पता चलेगा। अभी अगर आप सिंपल इसको यूज़ कर रहे हैं और आपके पास नेटवर्क में लूप बैक IPs के इशू नहीं है, या बैकअप IPs के, या सिक्योरिटी के, या आपके पास लूप नहीं आ रही, तो आप सिंपल इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे मेन चीज़ है, हम सर्वर को किस तरह से महफूज कर सकते हैं। तो जब आपने अपने सर्वर को इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले आपके पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड है आपने उसको सेट करना है। तो उसके लिए आपके पास दो तरीकाकार हैं। आप एक सिस्टम में आ जाएं और एक आप यूज़र में आ जाएं, या आप यहाँ पर आ जाएं सिस्टम में और पासवर्ड में आ जाएं। यहाँ पर आपके पास जो ओल्ड पासवर्ड है वो आप लिखें और न्यू पासवर्ड है और उसको दोबारा से लिखें। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैं एक यूज़र डिफ़ाइन करता हूँ। मैं यूज़र लिख देता हूँ यूज़र 1, और उसको मैं दे देता हूँ रीड की पॉलिसी, कि वो सिर्फ हमारे जो माइक्रोटिक की स्टेटस है वो देख सके, या उसमें कितने यूज़र्स एक्टिव हैं, यानी कि वो हमारे माइक्रोटिक के सर्वर को सिर्फ और सिर्फ मोनीटर कर सके। उनमें कोई मसला आ रहा है तो हमें उन चीज़ों के बारे में वो बताए। लेकिन अगर मैं एक यूज़र कर देता हूँ राइट का, तो उसको मैं ये अथॉरिटी दे देता हूँ कि जी वो हमारे माइक्रोटिक की सेटिंग्स में तब्दीली कर सके। लेकिन उसके पास इसका नुकसान ये होगा, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होंगे। ये अगर हम सिस्को में देखें या हवावे में देखें तो हमारे पास 14 लेवल्स होते हैं यूज़र के, कि यूज़र क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके पास सिर्फ 3 लेवल हैं। राइट पे करने पे वो आपकी सेटिंग्स को तब्दील कर सकता है, लेकिन वो पॉलिसीज़ वगैरह नहीं बना सकता। कोई यूज़र को रिमूव कर सकता है या किसी एड्रेसेस को वो रिमूव नहीं कर सकता। लेकिन वो यूज़र के बेस उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा आ जाती हैं। तो अगर आप फुल कर देते हैं तो वो आपको भी रिमूव कर सकता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है जिसने ये सर्वर इंस्टॉल किया है या जिसकी कॉन्फ़िगरेशन की है, यानी कि जिस तरह आपके पास फुल राइट्स हैं इसी तरह उसके पास जो है वो फुल राइट्स आ जाएंगे। तो मैंने अगर यहाँ पर एक रीड यूज़र बना दिया यूज़र 1, और मैंने उसका यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया, तो जो हमारा यूज़र होगा वो जब सिस्टम में अगर उसको अपना पासवर्ड तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिस्टम में जाएगा और देन वो अपने इस पासवर्ड को चेंज करेगा। तो क्योंकि उसके पास ये यूज़र लिस्ट का जो राइट नहीं होगा। अभी हम इसको ट्राई करके देखते हैं। यूज़र 1 बनाते हैं, इसको पासवर्ड में रखता हूँ यूज़र 1, और इसका पासवर्ड भी मैं यूज़र 1 रखता हूँ। इसको कन्फर्म करता हूँ और हम इसको लॉगिन करके देखते हैं।
इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं और इसको मैं यूज़र 1 के थ्रू से लॉगिन कर सकता हूँ। रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। यूज़र 1 और इसका पासवर्ड सेट करते हैं, यूज़र 1, ओके करते हैं इसे और इसको हम देखते हैं यूज़र 1। तो ये देखें, ये हमारे पास यूज़र एक्टिव हो गया। अच्छा, अब मैं इस यूज़र का पासवर्ड मैं यूज़र 1 के थ्रू से लॉगिन हूँ, ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं इसका पासवर्ड जो है वो तब्दील करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से आके इसका पासवर्ड तब्दील कर सकता हूँ, लेकिन आप देखें मेरे पास इसके राइट्स नहीं है पासवर्ड चेंज करने के। तो मैंने अगर अपना पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो ये यूज़र के लिए होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये ऑप्शन होता है। और यहाँ पर आप एक्टिव यूज़र को देख सकते हैं कि आपके कितने यूज़र जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं इस टाइम, और वो किस किस आईपी के थ्रू से वो एक्टिवेटेड हैं। ये लोकल एक्टिवेटेड एडमिन, और ये विनबॉक्स के थ्रू मैं एडमिन, मैं क्योंकि यहाँ से भी एक्टिवेटेड हूँ, और विनबॉक्स के थ्रू से भी, इसलिए वो एक पे लोकल शो कर रहा है और एक पे वो आईपी शो कर रहा है। मेरा इस टाइम जो करंट आईपी है उसको वो शो कर रहा है। अच्छा, हम इसको रिमूव करते हैं। आप इस तरह अपनी मर्ज़ी से जितने भी यूज़र्स हैं वो बना सकते हैं मॉनिटर, और यहाँ पर आप रूल्स जो हैं वो उनके डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उसको किस किस चीज़ तक रसाई हासिल हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने किन किन तरीक़ों से सॉरी हम ये चीज़ छोड़ के हम सर्वर किस तरह महफूज कर सकते हैं, इसमें हमने पासवर्ड का देखना था। इन दो चीज़ों के बारे में हम बात कर गए हैं, तो अभी हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि किन किन तरीक़ों से हम इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बेसिकली हम इसके, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले अगर हम आईपी में जाएं और सर्विसेज में जाएं, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं ना, ये सारी की सारी अनेबल होती हैं। मैं अभी आपको इनका तरीक़ाकार और बता भी देता हूँ ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इसने विनबॉक्स का एक नाम लिखा हुआ है, विनबॉक्स की पोर्ट लिखी हुई है कि विनबॉक्स 8291 पोर्ट पे काम करेगा, और इसके नीचे हमारे पास उसने वेब की पोर्ट लिखी हुई है कि आप अगर वेबसाइट पे 80 पोर्ट को आप यूज़ करते हो तो आप इसको वेबसाइट के ज़रिए से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जिस तरह कि हमने अपना लाइव आईपी लिया होता है, हम अपने लाइव आईपी को अपने ब्राउज़र में लिखते हैं, तो हमारे पास जो हमारा माइक्रोटिक का सर्वर है वो उसका जो वेब इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है। जिस तरह मैं अभी आपको अगर ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखें, तो ये हमारे पास माइक्रोटिक का जो वेब इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ, तो ये नहीं होगा, वो पुराना कैशे से अब अपलोड हो रहा है। तो ये देखें इसने कैन नॉट बी रीच्ड। इसमें हमें असल में सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको डिसेबल करते हैं कि कहीं, या हम इसकी पोर्ट चेंज कर देते हैं और फिर हमें मैनुअल पोर्ट लिखनी पड़ती है। अच्छा, या हम इसको एड्रेसेस जो है वो मुंतखब कर देते हैं कि ये सिर्फ इसी आईपी पे ओपन हो सके और किसी दूसरे आईपी पे ये ना ओपन हो सके। अच्छा, एक बेसिक चीज़ जो आती है वो टेलनेट, जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो SSH और सिक्योर शेल सर्विस जिसे हम कहते हैं, और टेलनेट जो सर्विस हमारे पास है वो है। इन दोनों के ज़रिए से आप इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आप कोई भी अपना विंडोज़ का टेलनेट सर्विस अनेबल कर लें या आप पुटी को डाउनलोड कर लें। अभी मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाता हूँ। जिस तरह मैं इसका आईपी लिखता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास जो इसकी कमांड लाइन है वो आ जाएगी, लेकिन मैंने आईपी गलत लिख दिया यहाँ पे।
अब लोग बता दिया करें, इतनी चीज़ तो आप लोगों की बतानी बनती है। अब इस चीज़ पे तो खामोश रहने का नहीं कहा मैंने। ये 109, ठीक है, ये देखें यहाँ पर मेरे पास ऐसे ही ओपन हो गया। मैं एडमिन लगाता हूँ और मैं यहाँ पर इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं कर सकता हूँ। ये देखें मैं आईपी में चला गया, यानी कि मेरे पास सारी आ गई है। अच्छा, अभी मैं इसको एक और पुटी का सेशन ओपन करता हूँ और मैं टेलनेट के थ्रू ये काम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें मैं इसको करता हूँ एडमिन और ये मेरे पास ये सेम चीज़ जो है वो ओपन हो गई है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? जो टेलनेट होता है इसमें जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो आपका जो भी पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर ABC लिखा है पासवर्ड, तो वो क्लियर फॉर्म में मेरे नेटवर्क के थ्रू से जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रास्ते में बैठा हुआ है, कोई हैकर बैठा हुआ है, ये आपको जिस तरह पता है कि आपका जब आप नेटवर्क चला रहे होते हैं तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है आपकी सिक्योरिटी होती है। तो वो कोई भी उसको अगर हैक कर लेता है तो अगर आपकी स्नाइपिंग कर रहा है तो वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देख सकता है। लेकिन जो इसमें होता है सिक्योर सर्विस शेल में जो होता है, इसमें ये होता है कि आपका जितना भी डेटा जा रहा होता है वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा होता है और हर यूज़र के लिए एक अलहदा से इसकी पब्लिक की जो है वो यूज़ की जाती है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने इसको किसी आउट ऑफ सिटी से या कहीं से भी आपने इसको एक्सेस करना है तो आप SSH जो है सर्वर आप उसको यूज़ करें, ना कि आप इसको टेलनेट को यूज़ करें। अच्छा, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका हम बात कर लेते हैं कि इसको हम सिक्योर करना क्यों ज़रूरी समझते हैं, इसको ऑन करना या सिक्योर करना हम क्यों ज़रूरी समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FTP, ये पहले लिखा हुआ है मैंने। तो मेरे राउटर की जितनी भी फाइल्स हैं उन सब तक जो है वो एक्सेस जो है इसको कोई भी है वो ओपन कर सकता है। ये देखें यूज़र मैनेजर, तो इसमें हमारे यूज़र का बैकअप हो सकता है, यूज़र का डेटाबेस हो सकता है, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डेटा हो सकता है वो सारा इसमें हो सकता है, जिस वजह से हम इसको भी सिक्योर करते हैं। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, अब API क्या होती है? API बेसिकली ड्राइवर्स होते हैं या एक ऐसा हमारे पास तरीकाकार होता है जिसके ज़रिए से हम दूसरे सॉफ्टवेयर की इसके साथ इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। जिस तरह हम DMA सॉफ्ट लैब यूज़ करते हैं या हमने अपना कोई एक मैनुअल सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि हम यूज़र मैनेजर को हम जिस तरह यूज़ करते हैं, या कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनाया जो हम जिसे हम अपने माइक्रोटिक के सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं, खा वो सेटिंग के लिए हो, खा वो यूज़र के लिए हो, कोई भी ऐसा तरीकाकार, तो हम API को अनेबल करते हैं। तो अभी मैं कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहा जो हमारा जिसके लिए हमें API की ज़रूरत पड़े, तो मैं इसको भी डिसेबल कर रहा हूँ। तो ये आपका बेसिकली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। बाज़ लोग होते हैं उन्होंने विनबॉक्स को भी डिसेबल किया होता है, इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी CLI कमांड लाइन इंटरफेस जो है, यानी कि वो हर बंदा जिसने भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो फिज़िकली जाके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करे। और क्योंकि विनबॉक्स में ये होता है कि आपका जितने भी यूज़र होते हैं, अगर कोई भी आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड है, वो विनबॉक्स में इसको जब फाइंड करेगा तो नेबर्स में आपका जो राउटर है वो आएगा। तो मैं तो बेसिकली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने विनबॉक्स को जो है वो इसको भी डिसेबल ही रखें, लेकिन हम चूँकि ईज़ी होता है इस पर काम करना, इसलिए हम विनबॉक्स पे इसको अनेबल रखते हैं। हाँ, वेब इंटरफेस भी इजी है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें ना जब आप लाइव आईपी लेते हैं ना तो आप टेलनेट को भी बंद कर दें और वेब इंटरफेस को भी, क्योंकि जो आपका लाइव आईपी होता है ना वो पहले किसी और के पास इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आपको नहीं पता होता कि वो पहले किसके पास है, तो वो यूज़र उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। अगर आपने कभी नया नया लाइव आईपी लिखा हो ना लिया हो ना जो पहले किसी के इस्तेमाल में हो, तो आप लॉग में जाके यहाँ पर देखिएगा आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ रही होंगी कि रिमोट के थ्रू से लॉगिन होने की कोशिश की गई है, ये वो इधर उधर। तो अगर आपने इसको डिसेबल किया होगा तो आपके सर्वर पे लोड भी नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सिक्योरिटी के हिसाब से होता है, वरना आपने अनेबल रखना है या नहीं, तो इसको रखें। हाँ, मेरा नहीं, बेसिक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है।
कौन सी नहीं? ओके, हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। आईपी एड्रेस मुंतखब करना। तो आईपी एड्रेस की आपने पहले क्लासेस ले चुकी है ना, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए कि 8 बिट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी क्या होगी। तो लेकिन हम अपने जो व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब के या दूसरे हमारे ब्लॉग के, उनके लिए मैं बता दूं आपको, हमारे पास दरअसल 3 तरह के आईपीज़ होते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ये प्राइवेट आईपीज़ की रेंज है। अगर तो आपने कहीं से भी आईपी पूल को बाय नहीं किया, पब्लिक आईपी पूल्स आपने बाय नहीं किए, तो आप इन आईपीज़ में से कोई भी एक आईपी अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो अगर मैंने फर्स्ट जो ऑक्टेट है 8 बिट का, इसको मैंने रेड किया हुआ है। अगर आप क्लास ए का आईपी लगाते हैं तो आपके पास अगर यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास हज़ारों की तादाद में यूज़र्स हैं, ये बेसिकली मिलियंस पे काम करता है, तो आप इसमें से आईपी मुंतखब करें क्योंकि 8 बिट होगा। हमारे यहाँ चूँकि 24 बिट का आईपी लगाया जाता है, तो उसमें मसला ये होता है कि आप सिर्फ 254 यूज़र जो हैं उनको आप अपने नेटवर्क में जगह दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 254 यूज़र आ जाती हैं, तो जो 255वां यूज़र होगा वो हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकता। और कुछ लोग मैंने देखा है इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि जी आईपी ये फर्स्ट क्लास का लिखा होता है, और लेकिन क्या कहते हैं इसको, और साथ में लिखा होता है /2526, होता प्राइवेट आईपी है। तो आप अपने यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मुंतखब करें। अगर आपको नहीं पता ये चीज़ें क्या हैं, तो आप काइंडली बैक जाएं और बैक जाकर जो पुरानी वीडियोस हैं उनको देखें, और आईपी एड्रेसेस की जो क्लासेस हैं उनको आप बेहतर तरीके से, क्योंकि आपके अगर आपने एक आईपी एड्रेस को जब आप मुंतखब कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने पूरे नेटवर्क की स्पेसिफिकेशन डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अगर आपने आईपी एड्रेस ही गलत मुंतखब किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अक्सर हमारे यहाँ अमूमन होता है 192.168 लगा लो जी, तो ये इस आईपी एड्रेस को लगाने के अगर आप /24 लिख रहे हैं, तो आपका मतलब ये है कि आप अपने नेटवर्क में सिर्फ 254 यूज़र के लिए स्पेस रख रहे हैं। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि उनके पास 3-3 हज़ार यूज़र्स होते हैं, लेकिन इसका 192 का आईपी लगाया होता है और साथ में इसको 16 लगाया होता है। तो लेकिन आप देखें, आपके लिए जो क्लासेस डिफ़ाइन कर दी गई हैं आपने वही रखनी है, आपने इनकी लिमिट नहीं क्रॉस करनी। क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप गलती से पब्लिक आईपी में चले जाते हो, तो वो आपका जो नेट रूल है वो फिर काम नहीं करता। तो आईपी एड्रेस लगाने का तरीकाकार आपको बता दिया गया था। अगर आपको नहीं पता, आपने सिंपल फॉर एग्जांपल इस टाइम जो जिस मॉडेम के साथ कनेक्टेड हूँ उस मॉडेम का आईपी ये है, ये देखें, ये इसका राउटर का आईपी है। तो इसमें अब मैंने जो भी आईपी मुंतखब करना है, तो मैंने एक ऐसा आईपी मुंतखब करना है कि जो मेरे यूज़र के साथ आपस में क्या कहते हैं उसको डिस्टर्ब ना करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी इंटरफेस में आता हूँ और मैंने आईपी एड्रेस ऐड करना है, मैं ऐड कर देता हूँ जी 192.168.110 और .2/24। अगर अब आप देखें तो इसका मुझे नुकसान ये होगा, जैसे ही अगर जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में लाइट जाती है या ये वो इधर उधर, यूज़र अपना मॉडेम ऑफ करके ऑन करता है, इधर से मेरा सर्वर का राब्ता उसके साथ नहीं है। अगर मेरा कोई एक मोबाइल कनेक्ट हो गया या कोई 1-2 यूज़र्स और आ गए जिसको 110.2 आईपी पहले से किसी और यूज़र को असाइन हो गया, अब मेरा माइक्रोटिक का सर्वर ऑन होगा। ये इसमें तो मैंने यहाँ पर इंटरफेस पे जो आईपी दिया हुआ है वो कम्युनिकेशन के लिए 2 दिया हुआ है, लेकिन 2 आईपी जो है वो मेरे पीडीसीएल के मॉडेम ने पहले ही किसी और यूज़र को दे दिया है। इसमें यह होगा कि मेरा जो है वो आईपी का एरर देगा, डुप्लीकेट आईपी हो जाएगा। एक आपको पता है एक आईपी पे सिर्फ एक यूज़र चल सकता है, एक आईपी पे ज़्यादा यूज़र नहीं चल सकते। तो इसके लिए हमें क्या तरीकाकार करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, या तो हम अपना स्टैटिक आईपी इसके लिए डिफ़ाइन कर लें मॉडेम में जाके कि और इसके मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग, या हम ऐसा करें कि हम इसको 100 से ऊपर ले जाते हैं, 106 कर लेते हैं, 110 कर लेते हैं, या हम इसको 220 कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो आपको आईपी मुंतखब करते वक्त इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए
कि सिंपल मैंने लोग देखा है कि यूट्यूब से वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते हैं और जो उन्होंने लिखा होता है वो आपने देना होता है। तो आपने इनपुट में आपने ये याद रखना है, इनपुट में आपने वो आईपी देना है जो आपके मॉडेम से या आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको आईपी पूल दिया है। तो आपने वो आईपी अपने इनपुट में लगाना है। इनको जब हम फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इनकी आगे जाके तो हम वो भी इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सबसे बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डोमेन नेम सर्वर ऐड करना। डोमेन नेम सर्वर ऐड करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे इसकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन का। डोमेन नेम सर्वर बेसिकली काम ऐसे करता है कि हर आईपी के पीछे ना एक हर वेबसाइट के नेम के पीछे ना एक आईपी होता है। इंसान के लिए जो है वो आईपी को याद रखना मुश्किल है, जबकि जो हम जिससे फेमिलियर हैं इंग्लिश के वर्ड्स उनको याद रखना बहुत आसान है। तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था जो डोमेन नेम सर्वर, जो एक सर्वर होता है वो आपके इस नाम को आईपी में कन्वर्ट करता है और देखता है कि ये वेबसाइट कहाँ पर अवेलेबल है, किस आईपी पे होस्ट है। अच्छा, अब ये याद किसने रखना होता है? तो ये डोमेन नेम सर्वर ने रखना होता है। अभी मुख्तलिफ़ कंपनीज जो हैं वो आपको डोमेन नेम सर्वर क्या आईपीज़ देती हैं कि जी आप अपने यूज़र्स को ना हमारे सर्वर के थ्रू गुजारें। इसका ये नुकसान होता है अगर आप किसी थर्ड क्लास डोमेन नेम सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट स्लो ओपन होती है क्योंकि पहले रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर के पास जानी होती है कि जी हमारे यूज़र ने इस वेबसाइट को एक्सेस मांगा है, आप देखें क्या जी हमारे पास आपके पास डोमेन नेम सर्विस इस नेम के अगेंस्ट कोई वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं है। इस चीज़ के बारे में मैं अपने ब्लॉग पे काफ़ी तफसील के साथ लिख चुका हूँ। आप पुरानी पोस्टों में जाएं और आप उसको तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपने टॉप 10 की अगर देखना हो तो सबसे पहले गूगल का पब्लिक डीएनएस सर्वर है जो 8.8.8 है, और उसका जो सेकंड है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन डीएनएस। अच्छा, ओपन डीएनएस का हमें ये बेनिफिट होता है, इसमें जितनी भी बेहुदा वेबसाइट्स हैं या पोर्न वेबसाइट्स हैं इन सबको ब्लॉक कर देते हैं वो। यानी कि आप देखें ना, मैं आपके एक बंदा है, जी जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक बंदा है उसके पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर में हर बंदे का नाम लिखा हुआ है और उस नाम के अगेंस्ट हर बंदे के घर का एड्रेस लिखा हुआ है। अगर आप अपना ओपन डीएनएस सर्वर यूज़ कर रहे हो, इसमें आप आके पूछते हो कि जी मुझे फ़लाँ बंदे का नाम बताते हो कि जी मुझे इसका एड्रेस चाहिए। इसमें ये होता है इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं पोर्न वेबसाइट, उनका एड्रेस ही नहीं दिया जाता। तो ये डीएनएस सर्वर जो है इसको रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है नहीं जी हमारे पास इसका एड्रेस नहीं है। अभी जो दूसरी सर्विसेज हैं जिस तरह गूगल है, ये है, इनकी आपको पता है इनके काम का मसला होता है, तो ये फ्री सर्विसेज होती हैं, ये आपको रिडायरेक्ट कर देती हैं। जो ओपन डीएनएस है ये आपको इसलिए प्रीमियम देता है कि आप अपना इनका सर्वर यूज़ करते हुए अपने एक डीएनएस सर्वर की लिस्ट बना सकते हो। अच्छा, ये यहाँ पर आप टॉप 10 डीएनएस सर्वर जो है वो देख सकते हैं। आपको ये देखना चाहिए इनमें से रिप्लाई टाइम सब में से किसका कम है। आजकल जो मोस्ट ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्लाउडफ्लेयर का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने ये लगाना है ना तो लगाने पे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी फ़ेसबुक जो है वो स्लो हो जाती है। अभी ये इसने देखे हैं, कह रहे हैं कि जी ये हम 14.8 मिली सेकेंड में है ना आपकी वेबसाइट को फाइंड कर लेंगे कि यूज़र ने किस वेबसाइट तक रसाई मांगी है। तो ये कहते हैं सिस्को का जो ओपन डीएनएस है वो इतना टाइम लेता है, गूगल का जो पब्लिक डीएनएस है वो इतना टाइम लेता है। तो आपने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना होता है? आपने आईपी में जाना है, डीएनएस में जाना है, ये देखें ये डीएनएस आ गया। मैंने यहाँ पर गूगल का डीएनएस दिया हुआ है, मैं इसको बंद करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ 1.1.1 और मैं एक से ज़्यादा डीएनएस सर्वर भी ऐड कर सकता हूँ। और जैसा कि मैं इसको दूसरा गूगल का दे देता हूँ और तीसरा मैंने अगर देना है तो मैंने जिस कंपनी से इंटरनेट लिया हुआ है मैं उसका भी दे सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं मैंने इनका डीएनएस सर्वर को टेस्ट करके देखा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार आपको सर्विसेज देते हैं। इनका लगाने से आपका जो बाज़ दफ़ा होता है वो इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। आगे हम एक पूरी डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। डीएनएस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपका आपके सर्वर का।
तो हम इसको जो है वो डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका हम अपने यूज़र को किस तरह अहमियत देते हुए कि जी वो जिस वेबसाइट तक हमारे पास रसाई मांगे तो वो फ़ौरन उसके पास ओपन हो जाए। तो अभी हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, तो लेकिन हम आपको बता रहे थे कि डीएनएस सर्वर ये होता है, आप इसको यहाँ पर आकर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो ये बहुत ज़्यादा इसका मसला बनता है कि जी अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम प्राइवेट नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, ये वो इस तरह। तो जी मैं आपको बता रहा हूँ अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट पे, मैं आपको बल्कि पहले एग्जांपल देता हूँ। नहीं, आपने तो पढ़ी हुई है ना चीज़ें, तो जो हम यूज़र होते हैं ना उन्हें नहीं पता होता, आपको पता है तो इसका ये तो नहीं है कि सबको पता है। हाँ जी, ये देखें, ये जब इसने डीएनएस सर्वर की रिक्वेस्ट की तो उसने जो हमारी इंटरफेस का आईपी है इसने इसको वो आईपी दे दिया। लेकिन अगर मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया हो, मैंने अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट पे क्लिक ना किया हो, तो देन तब ये हमारे यूज़र को वो आईपी देगा। लेकिन मैंने अगर अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया हुआ है तो जो मैंने डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो वो आईपी वो डीएनएस सर्वर हमारे यूज़र के पास जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपने जो डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया है आप उसी को यूज़र तक लेके जाएं। इसीलिए आपको मशवरा देता हूँ कि अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट पे आप लाजमी क्लिक करें। अच्छा, अभी मैक्स यूडीपी पैकेट साइज़ क्या होता है? यूडीपी पैकेट साइज़ ये होता है, हमारे पास दो तरह के रूल्स होते हैं, एक टीसीपी होता है, एक यूडीपी होता है। जो टीसीपी होता है उसमें क्या होता है जी, हमारे पास हर पैकेट जो जा रहा होता है ना उसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही होती है कि जी अगले जिस तरह मैं यहाँ से एक बंदे को भेजता हूँ कि बाज़ार से जाओ और वहाँ पर जाकर कोई चीज़ लेके आओ, तो वो बंदा जाता है, वहाँ पे जाकर मुझे फ़ोन करता है सर जी दुकान खुली है। अच्छा, अब मैं दोबारा उसे कहता हूँ ठीक है दुकान खुली है तो आप इस चीज़ का रेट पता करो, तो वो वहाँ से रेट पता करके मुझे फिर दोबारा बताएगा। लेकिन यूडीपी में क्या होता है, इसमें टीसीपी में जो होता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। यूडीपी में जो होता है वो ऐसा नहीं होता। यूडीपी में जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप में से बाद लोग ऐसे होंगे जिनका नेट स्लो होने की वजह से मेरी आवाज़ जो है वो कट भी रही होगी और दोबारा से फिर से ठीक हो रही होती है। यूडीपी में हमारे पास ये होता है कि पैकेज की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही होती। जिस तरह हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो वो उसके पास सिर्फ आवाज़ जा रही है, बेशक रास्ते में ब्रेक हो रही है, ये वो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं होती कि हमारा पैकेट डिलीवर हो चुका है या हमारा पैकेट नहीं डिलीवर हुआ। हम बोलते जा रहे हैं, अगर कोई बंदा सुन रहा है तो वो सुन रहा है, अगर नहीं सुन रहा तो वो नहीं सुन रहा, या उसके पास कम्युनिकेशन का गैप आ गया। तो इसका पैकेट साइज़ आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप आम यूज़र के लिए तो डीएनएस के लिए इतना बड़ा पैकेट नहीं सेंड करते, लेकिन फिर भी आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। तो इसमें हमारा वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। मैं तो चाह रहा था कि इसको 5-7 मिनट में करूं, तो इंशाल्लाह फिर जो हम अगली क्लास में उसमें मिलते हैं। तब तक आपके लिए जो सवाल आते हैं वो आप पूछ सकते हैं, और लेकिन उससे पहले यूट्यूब यूज़र को हम बाय बोल दें। ठीक है जी, आपको इस वीडियो के बारे में किसी भी किस्म का मसला हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़।